नमस्कार। बारामासा की चुनावी यात्रा जारी है और हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं उत्तराखंड की सपनों की राजधानी गैरसैंण के पास। गैरसैंण पहुंचे, वहां चुनावी चर्चाएं हों, उससे पहले आपको एक बेहद खूबसूरत, बेहद दिलचस्प जगह से आपका परिचय करवाते हैं। इस जगह का बेहद पौराणिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। उत्तराखंड के इतिहास में ये जगह एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। कई सौ सालों तक यहाँ राजधानी रही यहाँ के पंवार वंशी राजाओं की। मनमीत इसके बारे में अभी आपको और बताएंगे। मनमीत, तुम भी शायद पहली बार यहाँ आ रहे हो। बिल्कुल राहुल, मैं भी पहली बार ही यहाँ आ रहा हूँ और हम गैरसैंण के रास्ते में थे और रास्ते में हमें चांदपुर गढ़ी का बोर्ड दिखा। तो इसके बारे में अभी तक हमने केवल पढ़ा ही था या कुछ हद तक लिखा ही था। तो हमारी जिज्ञासा हुई कि क्यों ना हम अपने व्यूवर्स को भी और ख़ुद भी चांदपुर गढ़ी का एक ऐतिहासिक यात्रा कराएं, ताकि हम भी उससे समझें, सीखें कि चांदपुर गढ़ी का ये ऐतिहासिक जो किला था, पंवार वंश का जो बुनियादी किला था, उसका एक हम भी इतिहास की यात्रा करें। तो राहुल, इसका जो 7वीं सदी में मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि 1699 के दौरान सोनपाल यहाँ के एक राजा हुआ करते थे। उनकी, हाँ, 7वीं सदी में, हाँ, 699 में। तो उनकी उत्तराधिकारी जो थी, उनकी बेटी हुआ करती थी। तो मालवा से आए थे सबसे पहले राजा कनकपाल। तो उनकी बेटी का उनके संग विवाह हुआ और वो उनके उत्तराधिकारी बने और ये जो एक छोटी सी रियासत थी, उन्होंने फिर इसमें पहला राज किया। वहीं से ये माना जाता है कि वहीं से पंवार वंशी राजाओं की शुरुआत हुई। जैसा मनमीत ने बताया कि सोनपाल यहाँ के एक स्थानीय राजा थे, जिनकी इकलौती बेटी से कनकपाल का विवाह हुआ, तो वो एक तरह से उत्तराधिकारी बन गए और उन्होंने पंवार वंशीय राजाओं की शुरुआत करी। उसके बाद कई सालों तक चांदपुर गढ़ी पंवार वंशी राजाओं की राजधानी रही और करीब 37 पीढ़ियों तक यहाँ रहे। और उसके बाद बताया जाता है कि 37वें राजा हुए राजा अजयपाल, जिनका गढ़वाल के इतिहास में बहुत बड़ा नाम उनका इसलिए आता है क्योंकि उन्हीं को श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने इस रियासत का विस्तार किया, अलग अलग 52 गढ़ों को जोड़ा और वहीं से गढ़वाल रियासत की शुरुआत हुई, जिसको गढ़वाल नाम मिला, जिस पूरी रियासत को। मनमीत, ये हमारे पीछे एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बोर्ड भी लगा है। इसमें देखिए ये बातें वैसे हम आपको मोटा मोटा बता चुके हैं, वही बातें इसमें लिखी हैं कि कैसे मालवा से आए राजा कनकपाल की शादी सोनपाल ने अपनी बेटी से करवाई थी और उसके बाद वो पहले राजा बने और फिर 37वें राजा अजयपाल हुए, जिन्होंने यहाँ इसका विस्तार किया और मनमीत, उन्होंने अपनी गढ़ राज्य की जैसी स्थापना हुई, 52 गढ़ों को जैसी जोड़ा गया, उसी के बाद यहाँ से राजधानी जो है श्रीनगर देवलगढ़ में फिर शिफ्ट की गई थी। और राहुल, एक रोचक तथ्य ये भी है कि जो हम आज गढ़वाल बोलते हैं, ये जो देवलगढ़ी आता था, ये उस समय गढ़वाल रियासत कोई अस्तित्व में नहीं थी। उस समय जो भिलंग राज्य हुआ करता था, जो कनकपाल द्वारा और उसके 37 जो आगे पीढ़ियाँ थी, उन्होंने जो यहाँ पे राज्य किया, वो भिलंग था। जब राजा अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीतकर अपनी पूरी रियासत का विस्तार किया, तो 15वीं सदी में वो फिर गढ़वाल रियासत कहलाई गई और उसके बाद फिर जो राजधानी थी वो देवलगढ़ श्रीनगर आई और फिर कालांतर में से माना जाता है कि उसी के बाद से इस जगह का क्षरण होना शुरू हुआ, क्योंकि मूव कर गई राजधानी यहाँ से श्रीनगर की तरफ, तो धीरे धीरे यहाँ ये जगह खत्म होती चली गई। और हम आपको अब अंदर लेके चलते हैं। ये जो विजुअल्स अब आप देखेंगे हमारे आसपास के इलाकों में, ये तमाम जगह जो है एक खंडर में तब्दील हो चुकी थी और दफन थी। ये खुदाई करने के बाद जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने और यहाँ की खुदाई की, तो ये तमाम, ये जो आप देखेंगे, ये खूबसूरत मोटी चट्टानों से बनी हुई इमारतों के अवशेष हैं बेसिकली ये। तो ये बाद में खुदाई के दौरान निकले और आसपास के कुछ गांव वालों से हम जब इसके बारे में बात कर रहे थे, तो वो बताते हैं कि करीब 2-3 दशक पहले तक भी यहाँ पे मात्र खंडर हुआ करते थे। उस समय तक पुरातत्व ने इस जगह को अपने अधीन नहीं किया था। तो गांव वालों के बीच सिर्फ इतना ही धारणाएं प्रचलित थी कि कोई राजा शायद हुए होंगे, किसी राजा का शायद कोई महल रहा होगा, लेकिन इतनी स्पेसिफिक जानकारियाँ नहीं थी कि ये उन्हीं का महल है और इतने अच्छे से इसको मेंटेन नहीं किया गया था। अब इसकी मेंटेनेंस काफ़ी बेहतर लगती है। यहाँ पे एक मंदिर भी है और हम माफ़ी चाहेंगे कि हम या कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में बाद में इसको ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ जहाँ हम हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो इस मंदिर का क्या इतिहास है, इसकी अभी हमको जानकारी नहीं है, तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। कोशिश करेंगे हम डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दें, लेकिन आपको इलाका ज़रूर दिखा देते हैं। मनमीत, ये
इसमें एक चीज़ राहुल मैं और जोड़ना चाहूँगा कि 1958 से पहले ये जो पूरा एक भू संरचना है, ये जो पूरा एक किले के खंडर के तौर पे था, तो यहाँ पे जो आसपास के, जैसा आपने बताया कि गांव के लोग इसको ये तो मानते थे कि ये किसी राजा का एक किला था, लेकिन स्पष्ट तौर पे यहाँ आसपास के लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये इसका इतिहास क्या है। हालांकि अगर हम इतिहास में तमाम जो यात्री थे, चाहे वो एटकिंसन थे, चाहे वो इटालियन यात्री मिनोची थे, उनके जितने भी ट्रैवलॉग है उसमें देवलगढ़ी का स्पष्ट उल्लेख है कि यहाँ पे एक किला हुआ करता था। लेकिन वो किला कहाँ था, ये 1958 के बाद जब एएसआई ने यहाँ पे पूरा विस्तृत खुदाई करी, तो उसके बाद एक पूरा किला जिसमें दो प्राचीर हैं, तमाम तरह के बड़े बड़े सुरक्षा के लिए खंभे मौजूद थे, तो उससे एक पूरा किला जब उभर के आया, तो उसके बाद फिर एएसआई ने ही इसका संरक्षण अपने हाथ में लिया, और आज ये एएसआई के ही पास इसका पूरा जिम्मेदारी और उसका हुआ है। 1958 में खुदाई यहाँ की हो चुकी थी या 1928 का सिर्फ वो अधिनियम है जिसके तहत 1958 से इसमें खुदाई शुरू हुई थी। अच्छा। और देखिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ हमको एक वहाँ नज़र आ रही है, अभी आपको भी दिखाते हैं। ये इसकी हालांकि मुझे बहुत स्पेसिफिक जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये विजुअल अगर आप देखेंगे तो इसको ज़रा गौर से देखिए। मनमीत, जब से हम राजस्थान में या तमाम बड़े किलों में जब जाते हैं तो ये संरचना बिल्कुल इसी तरह की सुरक्षा की दृष्टि से पुराने तमाम राजमहलों की जो दीवारें होती हैं उनमें ये संरचना ज़रूर दिखाई देती है। और सुरक्षा की दृष्टि से इसे पहले इसलिए बनाया जाता था, राजस्थान के तमाम महलों में हमें ये देखने को मिलता है कि इसमें देखिए आपकी अंदर से नज़र रखी जा सकती है, चारों तरफ बहुत आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन बाहर क्योंकि इसके आउटर वॉल पे जो स्पेस है वो इतना कम है कि बाहर से अंदर देखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अंदर से बाहर क्लियरली देखा जा सकता है। तो और सामने से इधर जो भी तीरंदाज हों, अगर सामने से कोई सेना आ रही हो तो उस पर आक्रमण करने के लिए ये जानबूझ के ऐसे बनाया जाता था कि अंदर वाले जो सिपाही तैनात हैं सुरक्षा के लिए उनको स्पेस मिले, जबकि बाहर से आने वाले जो आक्रमणकर्ता हैं उनके निशाने जो है अंदर के सैनिकों तक ना आ पाएँ, इसलिए इस तरह की इस डिज़ाइन से चीज़ें बनाई जाती थी। और राहुल, आश्चर्य की बात ये भी है कि इस दीवार की, इस पूरे किले की जितनी भी दीवारें हैं, चाहे वो भारी हो चाहे आंतरिक हो, सभी लगभग 2-2 फुट की या 1.5 फुट की है। तो सुरक्षा के लिहाज से क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जितने भी इतिहासकार थे कि उस समय पश्चिम की पूर्व की तरफ से, चाहे वो नेपाल रियासत हो चाहे वो तिब्बत के दोलपा वो हो, उनका यहाँ पे बहुत आक्रमण रहा होगा, तो इसलिए सुरक्षा के लिहाज से इतनी मोटी मोटी यहाँ पे दीवारें बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं, ये खुदाई में निकला हुआ दीवारें हैं। इनकी चौड़ाई ज़रा आप देखिए कि कितनी चौड़ी है। और कल्पना कीजिए, कनकपाल ने इस जगह की स्थापना 7वीं सदी में की थी। मतलब आज से 7वीं सदी का मतलब आज से 1300-1400 साल पहले, जब उस समय के संसाधनों को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। और आज भी ये जगह इतनी दुर्गम है, सड़कों की स्थिति बेहद ख़राब है। यहाँ तक पहुँचने के लिए गैरसैंण राजधानी बनाने की मांग बहुत लंबे समय से होती रही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो मात्र एक विधानसभा बनाकर औपचारिकता पूरी कर ली गई है। और गाँव की स्थितियाँ आज भी वैसी हैं। आज से 1300-1400 साल पहले कितनी ऊर्जा, कितना मानव श्रम ऐसी दुर्लभ जगह पे इस राजधानी को बनाने में लगा होगा। और अब इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल होता है कि उस समय पे ये आसपास का जो टेरेन है वो कैसा रहा होगा, कितनी बसासत रही होगी, आसपास के गांव कैसे रहे होंगे। ये सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है, क्योंकि एटकिंसन ने भी जो गजेटियर लिखे, वो एटकिंसन का गजेटियर भी बहुत देर का है। ये हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं, शायद जब ह्वेनसांग जब भारत के दौरे पर आए थे, ये लगभग उस दौर की बात है। और ह्वेनसांग भी इस तरफ नहीं बढ़े थे, वो देवप्रयाग से और बद्रीनाथ की तरफ शायद उनका ह्वेनसांग का उत्तराखंड का जो रूट था वो उधर का बन गया था। आपको इस परिसर के ये मोटा मोटा देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये जहाँ अभी हम खड़े हैं ये मुख्य महल रहा होगा। और इसी की 4 दीवारी हमको ये दिख रही है, आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे कि ये एक 4 दीवारी है, लेकिन इसके बाहर भी कई सारे अवशेष हैं। तो आइए हम आपको बाहर भी लेके चलते हैं, और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स वहाँ पे हैं। बल्कि अभी हम लोग ये जिक्र कर रहे थे, वो देख के नीचे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पुराने ज़माने में, जैसे जहाँ पे राजाओं का कोर्ट्स लगा करती थी, तो उसी तरह की कोर्ट नुमा कोई स्ट्रक्चर हमको मिलता है। और कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स और मिलते हैं, वो या तो महल का ही हिस्सा रहे होंगे या स्टाफ का रहा होगा या इस तरह का कुछ रहा होगा। अब देखिए, ये एक चबूतरा यहाँ से नीचे, और कई सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं।
तो ये देखिए, मैं अक्षत से कहूँगा, अक्षत एक बार पैन करके ऊपर से थोड़ा पैन करके इस पूरे स्ट्रक्चर को भी दिखाओ हमारे ऑडियंस को, कि उनको एक ओवरव्यू मिले कि ये जगह कैसी रही होगी। ये कोर्टयार्ड, हालांकि इसमें मनमीत इसके जो पत्थर हैं जो इसमें नीचे लगे हैं वो देख के तो ऐसा लगता है ये बाद में लगाए गए हैं, लेकिन दीवारों पे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं। नीचे वाली तो लगती है कि वो भारतीय पुरातत्व विभाग ने शायद इसका सौंदर्यीकरण के लिए उसके टाइल्स वगैरह किया है, लेकिन जो ये दीवारें हैं ये तो पठाले होंगी, और संभवतः यहाँ आसपास ही पहाड़ों में कई ऐसे गांव होते हैं जहाँ पे पठालों की खानें होती है, तो वहीं से इन पठालों को लाया गया होगा। फिर इसमें एक महायोजना की तरह इसमें इन पठालों को ढाला गया होगा। इसमें एक जगह मैं किसी यात्री का, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है राहुल, मैंने एक यात्री का ये पढ़ा था, और यहाँ पे पुरातत्व विभाग की जो नोटिस बोर्ड है उसमें लिखा भी गया उसके बारे में कि यहाँ पे पानी के लिए 1 किलोमीटर गहरी सुरंग हुआ करती थी। हालांकि भारतीय पुरातत्व विभाग ने उसका उल्लेख तो किया है तमाम जो ट्रैवलर थे उनके हवाले से, लेकिन वो खुद भी मानते हैं कि ऐसी हमें कोई यहाँ पे कुआं नहीं मिला। लेकिन अभी क्योंकि इसकी और गहरी खुदाई शायद प्रस्तावित है या हो चुकी है, मुझे अभी इसका मैंने कहीं पढ़ा था इसलिए मैं उसी को हवाले करके बता भी रहा हूँ। तो संभवतः यहाँ पे क्योंकि पानी का यहाँ पे आसपास बहुत नीचे वो है, तो यहाँ पे मैं उस पर पढ़ के बता रहा हूँ कि एक यहाँ पे नदी जाती है नीचे, और वहाँ के लिए एक सुरंग बनाई गई थी। सुरंग मतलब वो टनल नुमा सुरंग थी जहाँ से पानी की पूरी सप्लाई इस किले के लिए हुआ करती थी। तो अभी हालांकि इसका शायद इसका जीर्णोद्धार तो काफ़ी हद तक किया है, यहाँ पे मंदिर भी बनाया गया है। संभवतः ये पहले कोई छोटा मोटा मतलब वैसा इनको मंदिर का, इस मंदिर की भी जो पत्थर इसमें लगे हैं वो अक्षत एक बार दिखाइएगा। ये पत्थर जिस तरह से लगे हैं वो देख के यही लगता है कि ये मंदिर भी पौराणिक मंदिर है, कई सौ साल पुराना ये मंदिर होगा, और लगभग वही स्ट्रक्चर जो इस मंदिर का है वही बाकी की दीवारों पे भी मिलता है, बल्कि मंदिर के जो पत्थर हैं वो और भी ज़्यादा मोटे हैं। और अभी 4 दीवारी में जिस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे अक्षत, एक बार ये ज़रूर दिखाइएगा। ये उसी तरह की खिड़कियां हैं। अब आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो ये खिड़की बाहर से देखिए कितनी छोटी है, लेकिन ये वी शेप में अंदर की तरफ को खुलती है। मतलब अंदर से इस खिड़की का जो डायमीटर है वो कम से कम 2-2.5 फीट का होगा, और जबकि बाहर से आप देख रहे हैं कि मुश्किल से 4 इंच की ये खिड़की है, और ऐसी खिड़की इसमें चारों तरफ है। और यही सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया कि जो 4 दीवारी हैं उनमें भी मिलता है। और गढ़वाल के कुमाऊं के मतलब पहाड़ के जो घरों में आले, अगर आप लोग समझते हैं कि आला किसे कहते हैं, वो जो दीवार पे एक छोटी सी जगह बनाई जाती है जहाँ पे पुराने ज़माने में टिपरी यानी कि वो रोशनी करने वाली जो एक मिट्टी तेल से चलने वाला एक छोटा सा एक डब्बा होता था जिसमें कि एक बत्ती डाल के और तेल डाल के उसे जलाया जाता था उजाला करने के लिए, वो जनरली वहाँ रखा जाता है। तो वैसे स्ट्रक्चर्स भी यहाँ की तमाम जो नीचे जो दीवारें हैं उनमें वो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, तो वो आर्किटेक्चर भी मैच करता है। और हम लोग आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं, और हम लोगों का हालांकि बहुत गहरा अध्ययन नहीं है इन स्ट्रक्चर्स पे या इस आर्कियोलॉजी पे, तो अगर हम लोगों से बातों में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इधर हुई होगी तो हमें माफ़ कीजिएगा। हमें अचानक से ये जगह चलते हुए चांदपुर गढ़ी एक ऐतिहासिक जगह दिखी, तो इसका इतिहास क्योंकि हमने पढ़ा था, लेकिन स्ट्रक्चर्स की और स्पेशली आर्किटेक्चर की उतनी गहरी समझ या उस पर वैसा अधिकार हम लोग नहीं रखते हैं कि आपको पूरे अधिकार से वो चीज़ें बता पाए। लेकिन एक ओवरव्यू, एक आम और एक क्यूरियस ट्रैवलर की तरह से एक ओवरव्यू हमने आपको इसका ज़रूर दिया। मनमीत, हम यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे, गैरसैंण में चुनावी चर्चाएं जारी रखेंगे, हमारा 12 मासा का सफ़र अभी जारी है। मनमीत, इस जगह के बारे में कुछ एंड नोट आप दर्शकों को देना चाहेंगे? राहुल, लगभग सारी बातें जितना हमें पता था वो हम शायद डिस्कस कर ही चुके हैं, और एक सभी लोगों से ये गुजारिश है, हम खासकर उत्तराखंड के लोगों से और या जो यहाँ पे ट्रैवलर आते हैं कि ऐसी जगहों को एक साफ़ सुथरा रखें और सम्मान रखें, क्योंकि ये हमारे ये जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुराने जो आर्किटेक्ट है, ये हमारे लिए गौरवशाली हमारा इतिहास तो रहा है ही, और हमें इसको आगे भी लेके जाना है। आगे मतलब कि ये जो पूरी
जो स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन करेंगे तो आगे यहाँ पे तमाम तरह के टूरिस्ट आएंगे, ट्रैवलर आएंगे और हमारा भी एक उत्तराखंड का जो एक पूरा इतिहास रहा है उससे मुखातिब होंगे। तो इन्हीं उसके साथ मैं हम फ़िलहाल अब गैरसैंण की तरफ जा रहे हैं। अभी हमें नीचे गांव वालों की तरफ से ये भी पता चला है कि वहाँ की तरफ हिमपात भी होने लगा है, वहाँ बर्फबारी होने लगी और है। और आखिर में अगर आप इस फ्रेम में देखेंगे वो नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है बारामासा की चुनाव यात्रा के डिस्क्रिप्शंस भी उस गाड़ी पे बने हुए हैं। वहाँ से ऊपर तक हम लोग पैदल आए थे। तो आप लोग भी अगर कभी चांदपुर गढ़ी आना चाहें तो कर्णप्रयाग से एक रास्ता जो गैरसैंण की तरफ को चलता है, उस रास्ते पे जब आप आएंगे तो गैरसैंण पहुँचने से बस कुछ किलोमीटर पहले चांदपुर गढ़ी नाम की ये जगह मिलती है। और सड़क से करीब 300-400 मीटर की आपको चढ़ाई चढ़नी होगी और फिर ये बेहद खूबसूरत नज़ारा आपकी आंखों के सामने होगा। बारामासा की चुनाव यात्रा जारी है, देखते रहें और जुड़े रहें बारामासा।